हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर, और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री में। सो गाइस, आज हम आपके लिए नस्ट इक्वेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं गया 12th का जिसमें ये पूछा ना गया हो, है ना। हर जगह इसका क्वेश्चन आता है, चाहे वो पेपर किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, आईआईटी का, आईआईटी जी का हो, नीट का हो, नेक्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर गाइस। सो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये एप्लीकेबल होगा, और साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये यूनिवर्सल एक इक्वेशन दी है नस्ट ने, जो कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट भी कर सकता है और नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट इससे किया जा सकता है। क्लियर गाइस। सो पेन और पेपर उठा लीजिए, शुरू करते हैं नस्ट इक्वेशन। सो गाइस, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता होंगी। कोई भी एक कंडीशन, अगर तीन कंडीशन थी स्टैंडर्ड कंडीशन, कोई भी अगर एक कंडीशन स्टैंडर्ड से मीट नहीं कर रही है, सो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट नॉन स्टैंडर्ड में चली जाएगी। क्लियर। और वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइप से कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी, तो हम नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन की हेल्प लेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे कि अगर टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, कुछ और हो, ज़्यादा हो या कम हो, मोर देन 298 हो, लेस देन 298, कुछ भी हो सकता है, सो नॉन स्टैंडर्ड होगा। प्रेशर 1 बार से कम या ज़्यादा हो, या कंसंट्रेशन 1 M से कम या ज़्यादा हो। क्लियर गाइज। सो इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द थ्री शुड नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड्स। इफ ओनली वन कंडीशन नॉट मीट द स्टैंडर्ड, दैट द पोटेंशियल विल चेंज एंड इट कैलकुलेटेड बाई नस्ट इक्वेशन। इसने बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी ही कंडीशन जो है ना स्टैंडर्ड से मीट ना करें, है ना। अगर कोई एक भी कंडीशन डिफरेंट हो गई स्टैंडर्ड से, है ना, तो उसको हम बोलेंगे कि ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में चला गया। क्लियर गाइस। सो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। बड़े ध्यान से देखिएगा, बुक में बिल्कुल भी आपको नहीं समझाएगा इस टाइप से। बुक में आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि कहाँ से क्या आ रहा है। बुक से आप देखोगे तो बिल टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। सो वी कैन से सेल इज डूइंग सम वर्क टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल कुछ काम कर रही है तभी तो वो एनर्जी दे रही है, जाहिर सी बात है। तो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वर्क है वो क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, चार्ज और वोल्टेज की मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं कि वर्क डन, है ना। ये फॉर्मूला होता है। सो इन डेनियल सेल ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक अकर। डेनियल सेल आपको याद हो गया, लेफ्ट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड और राइट साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड राइट साइड में रिडक्शन हाफ सेल। सो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल, है ना, ऑयल आपको याद करना है। और गैल्वेनिक सेल में लोन आपको याद करना है, LOAN, है ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। और ऑयल याद करना है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को खो दिया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, 1 मोल जिंक आफ्टर ऑक्सीडेशन गिव्स 1 मोल जिंक आयन एंड 2 मोल इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी रिडक्शन के केस में, यहाँ पे 1 मोल कॉपर आयन गेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड। वो क्या कर रहे हैं, 2 मोल आयन। इक्वेशन को रीड करने का यही मेथड है। 2 मोल आयन को गेन करने के बाद वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर। सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट हम कर चुके हैं, विच इज 96500 कूलाम और 1 फैराड। इफ n मोल इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, है ना, अभी तो आपने देखा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे। अगर n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू n इंटू एफ। उतना ही चार्ज हो जाएगा। n वहाँ पे क्या है, इंटीजर है। n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। और f की वैल्यू है 1 फैराड, है ना, 96500, ये ध्यान रखेंगे आप। सो W इज इक्वल टू क्यू वी में हम क्या इसको रख देंगे, सो NFV। W इज इक्वल टू NFV। N इंटीजर है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल। और यहाँ पे
एफ क्या है फैरड और वी क्या है यहाँ पे वोल्टेज। सो वी वोल्टेज डेवलप्ड बाय द सेल, मैंने सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं V वोल्टेज हमें कहाँ मिलेगी भाई, ई सेल कहाँ पे मिलता था, वोल्ट मीटर जहाँ हमने लगा दिया, सो वहीं पे वोल्टेज की फॉर्म में ही मिलेगी। सो इसको मैं वोल्टेज को क्या लिख दूँ, ई नोट सेल लिख दूँ, नहीं ई नोट सेल नहीं लिख पाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है ना। सो ई नोट सेल नहीं, ई सेल है ना, यहाँ पे ई नोट सेल गलत लिखा है ऊपर, ई सेल। एज सिस्टम इज डूइंग वर्क गिव्स एनर्जी फॉर द सिस्टम विल बी नेगेटिव। अगर सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो सिस्टम हमें काम करके हमें एनर्जी दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जो स्पॉन्टेनिटी कंडीशन है गिव्स फ्री एनर्जी की, सो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अगर सिस्टम स्पॉन्टेनियस है देन डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज शुड बी नेगेटिव। सो यहाँ पे W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा जी, है ना। सो इक्वेशन 1 कैसे हो जाएगी, W की जगह पे आ गया माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल F फैरड और ई सेल। क्लियर गाइस। सो ये माइनस इधर हम लेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, है ना। डेल्टा जी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी, राइट साइड में मैंने लिखे हुए हैं N नंबर ऑफ मोल, F की वैल्यू 96500 कूलाम, डेल्टा जी नोट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज विद स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड करने का एक तरीका है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड कंडीशन रिडक्शन पोटेंशियल बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल एक इक्वेशन है जो किसी पे भी अप्लाई होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन हो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो, किसी भी चीज़ पर अप्लाई होगी। क्लियर गाइज, ये बात अब याद रखना। सो उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होती तो इक्वेशन क्या होती, नोट लगा देंगे हम, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल हो जाएगा वहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन सारी स्टैंडर्ड हैं, और अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो कंडीशन क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है, कोई एक या सारी। सो अकॉर्डिंग टू ए थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, जो कि ये 11th में पढ़ी है, इक्वेशन क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln ऑफ क्यू, RT ln ऑफ क्यू। आर यहाँ पे है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, ln है नेचुरल लॉग, है ना, नेचुरल लॉग, और क्यू है रिएक्शन कोएफिशिएंट। सो यहाँ पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी, मैं सबकी बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। सो गाइज, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वर्क वाली वो तो बन गई हमारी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल। फर्स्ट इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। अब क्या करें, डेल्टा देखिए यहाँ पे देखिए, डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू भी हमारे पास है, क्यों ना हम इस इक्वेशन में रख दें, है ना। तो इक्वेशन में पुट कर दी हमने माइनस NF डेल्टा जी की जगह ई सेल, और डेल्टा जी नोट की जगह पे क्या पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल प्लस RT ln ऑफ क्यू। ये एज इट इज़ यहाँ पे रहा। अब हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। या तो आप सिंपली क्या करें, कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस NF से डिवाइड कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो माइनस NF कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, NF RT के जो डिनोमिनेटर में है NF वहाँ पे बच गया, है ना। तो इक्वेशन क्या बनी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू ln ऑफ क्यू। दिस इज द नस्ट इक्वेशन। यही जो ड्राइव होके आ गया आपका, ये नस्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। सपोज कि आपको टेम्परेचर स्टैंडर्ड वाला गिवन है 298 केल्विन, जो कि 99.99% केसेस में गिवन रहता है, ठीक है। 99.99% केसेस में आपको टेम्परेचर 298 गिवन रहता है, और अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो आप 298 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू पुट कर दी 8.314, टेम्परेचर 298, एन एज इट इज़ छोड़ दिया, और एफ की वैल्यू है 96500,
नेचुरल लॉग को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो गाइज 2.303 एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिक्स है ना। तो ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बचा, इन सब की जो वैल्यू आई वो आई 0.0591। ठीक है, सो इक्वेशन क्या बन गई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, वन भी आगे है ना, या 59 भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एन log बेस 10 ऑफ क्यू। सो जो इक्वेशन है ये 298 केल्विन टेम्परेचर पर यूज़ करनी है, अदरवाइज जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है ये ऊपर वाली। क्लियर गाइज, ध्यान रहे इस चीज़ का। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट की हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इनकी पावर है दोनों की x एंड y। x एंड y क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, एंड y क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इक्वेशन जब आप फाइनल इक्वेशन लिख देंगे है ना, हाफ सेल की इक्वेशन लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल दोनों की, उनको फिर हम ऐड करते हैं, उसके बाद फाइनल इक्वेशन आती है, उसमें से हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। सो उनकी कंसंट्रेशन की पावर हम ये यूज़ करेंगे कि कितने मोल वो यूज़ हो रहा है। क्लियर गाइस, सो क्यू की वैल्यू इस टाइप से फाइंड हो सकती है। दूसरा है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जितने भी होंगे उन सब का एक्टिव मास, और रिएक्टेंट जितने भी होंगे उन सब का एक्टिव मास। सो गाइस, एक्टिव मास के लिए मैं बता दूं आपको कि जो मेटल होते हैं, सॉलिड मेटल, आयन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेटल आयन की बात नहीं कर रहा हूँ, Zn+2 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब लिखा हो Zn और उसके आगे लिखा हो सॉलिड। ठीक है, ये खाली Zn लिखा है, अकेला Zn लिखा है तो वो सॉलिड मेटल ही है। ठीक है, अगर रिएक्शन में इस टाइप से कोई मेटल आ जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी लेंगे हम 1। और अगर गैस आती है, सपोज कोई गैस लिबरेट हो रही है, तो गैस का प्रेशर उसकी एक्टिविटी हो जाती है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आप फाइंड कर पाएंगे क्यू को। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन फॉर जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। जैसे कि कोई रिएक्शन बनी M+N आयन, N इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद M सॉलिड में हो रहा है कन्वर्ट। सो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे फुल वाली नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ इंटू एल एन क्यू। एल एन नेचुरल लॉग होता है, इसको लॉग बेस 10 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको टेबल मिलेगी लॉग वाली उसमें सब की वैल्यू जो लॉग की गिवन होती है वो बेस 10 की वैल्यू गिवन होती है। सो दोस्तों 2.303 लॉग बेस 10 है ना, और उसके आगे जो भी वैल्यू है उसको छोड़ दो, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। सपोज करो ln4 है अपने पास, ln4 है ना, 4 लिखा है या 1.04 लिखा है, सपोज करो कुछ भी x वैल्यू लिखी है। सो उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.303 इंटू log बेस 10 इंटू जो भी वैल्यू थी, 1.04 थी या 4 थी या x थी, है ना, log x उतना हो जाएगा। अब देखते हैं q की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन, बड़ा ब्रैकेट मीन्स कंसंट्रेशन मेटल अपॉन आयन, यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड में कौन है, सॉलिड मेटल, और रिएक्टेंट साइड में कौन है, मेटल आयन। तो सॉलिड मेटल की जो रिएक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1। तो ऊपर तो आ जाएगा 1, और नीचे जो उसकी कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्ट वहाँ पे गिवन होगी, वो हम लिखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और फॉर्मूला देखते हैं, और अच्छे से क्लैरिफाई होगा, ऊपर वाली इक्वेशन से इतना अच्छे से नहीं हुआ होगा। जैसे कि एक इक्वेशन है हम लिखते हैं ना, सपोज करो 2H2 ऐसे लिखते हैं ना, 2H2, या अभी हमने डेनियल सेल की इक्वेशन देखी थी Zn+2 या सॉरी Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, इट गिव्स Cu सॉलिड, है ना। सो जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 जो था, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो था आपका, वो सारे हैं स्मॉल लेटर्स इस इक्वेशन में, जैसे कि ABCD, है ना, और जो कैपिटल्स में लिखा है ये सारे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो सब्सटेंसेस है। क्लियर गाइज, सो स्मॉल एंड कैपिटल में ये है। अब देखो राइट साइड में क्यू, क्यू कैसे निकालेंगे, है ना,
जैसे AABBCCDD ये इक्वेशन बन गई आपकी। सो Q कैसे निकालेंगे? C टू द पावर स्मॉल c, D कैपिटल D टू द पावर स्मॉल d अपॉन प्रोडक्ट साइड हो गई अपॉन रिएक्टेंट लिखना। सो रिएक्टेंट कौन है? A एंड B, और उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन कौन है? स्मॉल a एंड स्मॉल b। सो वो उसकी पावर में चले जाएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो गिवन होगी वो कंसंट्रेशन हम लिख देंगे। अगर कोई इनमें से सॉलिड मेटल है तो उसकी जगह पे उसकी कंसंट्रेशन आपको कभी गिवन नहीं होगी, है ना, उसकी जगह पे हम लिख देंगे 1, है ना। क्लियर गाइज? सो सॉलिड मेटल की जगह पे 1 और आयंस की जगह पे उनकी कंसंट्रेशन और उसकी पावर। क्लियर? सो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर गाइज? सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।